हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ डायग्नोस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, दैट इज़ DSM लेटेस्ट वर्जन 5। हम थोड़ा सा DSM के बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट विद अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ DSM, व्हाट DSM इज, हाउ मेनी वर्जन्स हैव इवॉल्व्ड and what was the procedure that was undertaken to make DSM-5 the latest version. इसके अलावा why DSM is used and where it is used, and then we will talk about bipolar disorder 1 and bipolar disorder 2, both of the types, because too many people asked me for this. I have some students who kept asking me to make a video on these two types of disorder. Later on, after this, there will be other disorders discussed again. Autism will be discussed and other disorders. But all the things that I say in my videos and all the symptoms that I tell about in my videos of different mental disorders are always taken from DSM and are always research based and text based. मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताती हूँ वो कुछ भी फर्जी या सेल्फ मेड नहीं होता, वो DSM से ही लिया गया होता है. सो ऑल द क्रेडिट गोज टू DSM. सो व्हाट बेसिकली इज DSM? DSM, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स. नाम से ही जाहिर है कि DSM का पर्पस क्या है. द पर्पस ऑफ बेसिकली DSM इज to let people know of clinical people who are related to this field, to let them know that what are certain criterias in which a person fits in. If only then he will be classified as having mental disorder. मेंटल डिसऑर्डर हर बंदा डायग्नोस नहीं कर सकता, और मेंटल डिसऑर्डर होने के लिए काफ़ी सारे टिक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं जिनको देखना पड़ता है कि ये सिम्टम मौजूद है, ये सिम्टम मौजूद है, ये सिम्टम मौजूद है. देन अगेन पास्ट हिस्ट्री क्या है, देन अगेन मेडिकल हिस्ट्री क्या है, देन अगेन फैमिली हिस्ट्री क्या है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो व्हाट आई टेल यू इन माय वीडियोस आर जस्ट द सिम्टम्स. लेकिन याद रखिए कि डायग्नोसिस कोई भी इंसान जो साइकोलॉजी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जिसने साइकोलॉजी को पढ़ा नहीं है, या जिसने जो साइकोलॉजी के बेसिक्स को नहीं जानता, वो डायग्नोसिस नहीं कर सकता. देन अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सिम्टम्स इसलिए आपको बताई जाती हैं ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इनसाइड ऑफ यू. और ये वीडियोस बनाई जाती हैं साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जब लर्न कर रहे हों तो उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा ईजी हो जाए, टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू ग्रास्प द नॉलेज, टू ग्रास्प द concepts that are being taught to them in different universities, colleges, etc. So let's begin. DSM-5 contains definitions of a mental disorder, forensic considerations, brief overviews of diagnostic process, and use of coding and recoding procedures. DSM-5 जो है, it took almost 12 years process लगा इस DSM को, इस वर्जन को क्रिएट करने में. प्रॉपर डायग्नोसिस जब हम बात करते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस की, तो प्रॉपर डायग्नोसिस ही प्रॉपर ट्रीटमेंट तक हमें लेके जाता है. सो अ कपल ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड एंड दे स्टार्टेड वंडरिंग that what criteria must be there to for a clinical person to know that this person has fallen under a mental disorder category. APA ने now let me talk about APA. APA stands for American Psychological Association. Now there are very big bosses of psychology. जो नॉर्मली जब हम बिग बॉस ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पीपल कंसिडर फ्रॉयड एंड स्किनर एंड अदर सच लेजेंड्स. दे आर लेजेंड्स ऑफ साइकोलॉजी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिग बॉसेस ऑफ साइकोलॉजी, देन वी टॉक अबाउट APA. APA इज द बिगेस्ट बॉस ऑफ साइकोलॉजी. APA के जो मैनुअल्स आते हैं, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो दोज मैनुअल्स टू मेक असाइनमेंट्स, टू मेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स, टू राइट थीसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो APA प्रोवाइड कर होता है. तो 1844 में APA ने सबसे पहला
प्रीडिसेसर पब्लिश किया था DSM का, ठीक है, एज स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेंटल पेशेंट्स। याद रहे कि अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री में जाएं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर्स से जूझ रहे जो लोग होते थे उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता था, या तो उनके साथ डीमंस को जोड़ दिया जाता था कि ये इनके अंदर डिमोनिक पोजेशन हो गई है, या जिन्हें हम कहते हैं कि जिन्नात का कब्जा हो गया इस इंसान के ऊपर, तो या फिर उनको एक इंस्टीट्यूशन जिसको अजाइलम कहा जाता है, अजाइलम्स में डाल दिया जाता था और उनके साथ नॉन ह्यूमेन ट्रीटमेंट्स जो थी वो फॉलो की जाती थी अंटिल 18th सेंचुरी। अच्छा, द फोर रनर ऑफ DSM also was used as component of full US census. After World War II, DSM evolved through four different major evolution in additions, ठीक है, evolutionary additions into a diagnostic classification system. अच्छा, अब इसको बनाने में कोऑर्डिनेशन किन किन लोगों की थी? आपने सुना होगा नाम WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें एक डिवीजन है फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंटल डिवीजन है उसके लोग इसके साथ कोऑर्डिनेशन में थे APA के साथ टू मेक डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। द वर्ल्ड साइकियाट्री एसोसिएशन, the National Institute of Mental Health, that is NIMH, several conferences were conducted. अब WHO ने, साइकियाट्री एसोसिएशन ने, APA ने और NIMH ने मिलकर काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस की 2002 में, ठीक है, और एक मोनोग्राफ एंटाइटल किया जिसको टाइटल दिया गया था, एक मोनोग्राफ बनाया गया जिसको टाइटल दिया गया था अ रिसर्च एजेंडा फॉर DSM-5। अब 2003 से लेके 2008 तक, ठीक है, 2002 में रिसर्च एजेंडा स्टार्ट हुआ। 2003 से 2008 तक एक एग्रीमेंट के मुताबिक एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया जिसमें मेंटल हेल्थ पे काम किया जाना था, और इसमें एसोसिएट्स कौन कौन से थे? इसमें WHO, NIMH, NIDA, NIDAA, ये सारे इंस्टीट्यूट्स मिलकर इस पे काम कर रहे थे, और 13 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद की गई जिनमें 400 पार्टिसिपेंट्स थे डिफरेंट कंट्रीज से। और ये जो 400 पार्टिसिपेंट्स थे ये 39 डिफरेंट कंट्रीज से इसमें शमूलियत कर रहे थे, इसमें शामिल हो रहे थे। दे वर अटेंडिंग दीज कॉन्फ्रेंसेस, 13 different conferences from people from 39 different countries with 400 participants, just to set a criteria to know when a behavior falls into a disorder. Okay, आगे चलते हैं। रिपोर्ट्स फ्रॉम दीज कॉन्फ्रेंसेस फॉर्म बेसिस फॉर DSM-5, ठीक है। एक टास्क फोर्स बनाई गई जो रिव्यू कर रही थी और स्टेजेस सेट कर रही थी DSM के नए एडिशन के लिए, जो 4 से बेटर होगा, जो पिछले आने वाले DSM के एडिशन से बेटर होने वाला है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2002 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 2008 आ गया। 2008 में क्या हुआ कि एक मज़ीद 6 साल का प्रोसेस इन्वॉल्व कर दिया गया। एन एक्सटेंसिव 6-year प्रोसेस इन्वॉल्व कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यूज़। उसमें क्या कर रहे थे? वो लिटरेचर रिव्यूज़ कर रहे थे, सेकेंडरी एनालिसिस कर रहे थे, वो पब्लिश कर रहे थे रिसर्च रिपोर्ट्स को इन साइंटिफिक जर्नल्स, ताकि एक ड्राफ्ट क्रिएट किया जा सके, एक क्राइटेरिया सेट किया जा सके। ये सब क्राइटेरिया सेट किया जा रहा था DSM-5 की क्रिएशन के लिए, और 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो जो ड्राफ्ट रिवीजन के लिए गाइडलाइन के तौर पे प्रोवाइड हुए थे। पहला ये था कि DSM-5 इज primarily intended to be a manual used by clinicians and revision must be feasible for routine clinical procedures, ठीक है। यानी घर बैठ के विदाउट साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड आप किसी को डायग्नोसिस नहीं दे सकते। यू नीड टू हैव अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, यू नीड टू वर्क इन अ क्लिनिक, यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल वर्क। सेकेंड क्या था कि रिकमेंडेशंस फॉर रिवीजन शुड बी गाइडेड बाय रिसर्च एविडेंस।
कि अगर कोई शख्स कहता है कि यहाँ पे चेंज आने की ज़रूरत है तो वो उसके लिए गाइडेंस एविडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। वेयर पॉसिबल कंटिन्यूइंग शुड बी मेंटेन्ड विद प्रीवियस एडिशंस ऑफ DSM। जहाँ पे प्रीवियस एडिशंस में कोई फ्लॉ नहीं था उनको वैसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। Not a primary constraint should be replaced on the degree of change between DSM-4 and DSM-5। अच्छा, इन 4 मेजर क्राइटेरियाज को लेके आगे चले, 2002 से चले थे, 2010 आ गया। अब 2010 में क्या हुआ कि एक यूनिक किस्म की वेबसाइट लॉन्च की गई पब्लिक के लिए, टू कमेंट ऑन इट एंड टू टेल हाउ मच चेंज स्टिल वाज नीडेड आफ्टर ऑल दोज ट्रायल्स, आफ्टर ऑल दोज रिव्यूज, फील्ड रिव्यूज दी गई, एक्सपर्ट रिव्यूज दी गई, प्रोसीजरल रिव्यूज दी गई, साइंटिफिक रिव्यूज दी गई। साइंटिफिक रिव्यूज के लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई जिसका नाम था SRC, साइंटिफिक रिव्यू कमेटी। इसमें सारे जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको रिव्यू किया कि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन हो जाए कि DSM-5 इज़ बेस्ट टू डायग्नोज मेंटल डिसऑर्डर्स। हर तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए। इसको पब्लिक से रिव्यू करवाया गया, उसको एक्सपर्ट से रिव्यू करवाया गया, उसको साइंटिस्ट से रिव्यू करवाया गया, उसको डिफरेंट कमेटी से रिव्यू करवाया गया, उसको हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनको इन्वॉल्व किया गया इसके अंदर, सो दैट नो लैक शुड रिमेन इन द मेकिंग और क्रिएटिंग ऑफ DSM-5। इस पर्पज़ के लिए एक वेबसाइट क्रिएट की गई, बल्कि एक नहीं 2 वेबसाइट्स क्रिएट की गई। अब उन वेबसाइट्स पे क्या होता था कि उन वेबसाइट्स को ओपन कर दिया गया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और जो एक्सपर्ट्स थे फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दे कुड कमेंट ऑन दोज वेबसाइट्स एंड दे कुड टेल व्हाट नीडेड टू बी एडिटेड इन दैट ड्राफ्ट। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, मीटिंग्स भी विद हेल्ड की गई, फील्ड ट्रायल्स किए गए ताकि कोई भी लैक या फ्लॉ बाकी न रहे। ये सब प्रोसेस किया जा रहा था DSM की क्रिएशन। अगर बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट वॉज www.dsm5.org। अब ये 2 महीनों के लिए कमेंट पीरियड या फीडबैक पीरियड के लिए ओपन कर दी गई पब्लिक के लिए, और इस पे टोटल 8000 सबमिशंस आई फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो सिस्टमैटिकली रिव्यू की गई फ्रॉम 13 डिफरेंट वर्क ग्रुप्स। 13 वर्क ग्रुप्स थे जो इन कमेंट्स को, इन फीडबैक्स को सिस्टमैटिकली रिव्यू कर रहे थे। फिर जब ये 2 मंथ का टेन्योर पूरा हुआ तो सेकेंड पोस्टिंग अकर्ड इन 2011। 2010 में एक वेबसाइट बनाई गई, उसमें फीडबैक लिया गया। 2011 में फिर से एक वेबसाइट बनाई गई और उस पर फीडबैक लिया गया, और इट कंटेन्ड मोर देन 13,000 इंडिविजुअली साइंड कमेंट्स ऑन द वेबसाइट which were taken, received and reviewed by work groups। फिर से वही प्रोसेस हुआ। लास्ट टाइम 2010 में हम 8000 फीडबैक्स मिले, जबकि 2011 में 13,000 फीडबैक्स मिले, और उनको भी रिव्यू किया गया 1 by 1 थ्रू द वर्क ग्रुप्स। अदर देन वर्क ग्रुप्स और भी कमेटीज वर इन्वॉल्व विद, जो हमने पहले बात की SRC की, साइंस रिव्यू कमेटी की, उसमें 6 मेंबर थे, एक चेयरपर्सन था, एक वाइस चेयरपर्सन था, एंड दे वर ऑल रिव्यूइंग द प्रोसेस और प्रपोज चेंजेस फॉर DSM-5। अच्छा, अब जहाँ इतने सारे रिव्यूज़ कम पढ़ रहे थे, ऐसा फील होता है जब आप इसकी हिस्ट्री को देखते हो, इसको पढ़ते हो, तो वहाँ एक और कमेटी बनाई गई। The committee was CPHC, Clinical and Public Health Committee. Clinical and Public Health Committee, composed of a chair, a vice chair, and again 6 members were appointed to consider additional utility। देखा गया कि मजीद ये कितनी यूटिलाइज की जा सकता है DSM-5 पब्लिक हेल्थ के अंदर, लॉजिकल क्लासिफिकेशन इश्यूज कैसे टैकल किए जा सकते हैं क्राइटेरिया के अंदर, और इसमें मजीद अगर बेहतरी लाने का कोई चांस है, या अगर इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें तो कितना कुछ एप्लीकेबल है क्लिनिकल सेटअप के अंदर। इसके लिए मजीद देखिए एक कमेटी बनी, क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ कमेटी, CPHC। सो अब अगर हम DSM की बात करें तो इट इज़ अ मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स एंड एज सच सर्व्स एज हिस्टोरिकली डिटर्मिन्ड कॉग्निटिव स्कीमास इम्पोज्ड ऑन क्लिनिकल एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन।
अच्छा, स्कीमास क्या होते हैं? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट डेफिनेशंस इंक्लूड की हैं, जिनमें मैंने साइकोलॉजी की बेसिक वर्डिंग्स के डेफिनेशंस और मीनिंग्स बताए हुए हैं. इफ़ यू वांट टू नो दोज मीनिंग्स और डेफिनेशंस, यू कैन चेक माय अदर वीडियोस. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको बाकी डिसऑर्डर्स की वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे और डेफिनेशंस वाले लिंक्स भी मिल जाएंगे. अच्छा, अब क्या हुआ, DSM की कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी और यूटिलिटी को इस तरह से बनाया गया कि एनी क्लिनिकल पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट, कैन रीड इट, कैन नो व्हाट क्राइटेरिया मस्ट बी मेट टू डायग्नोज अ पर्सन विद अ मेंटल डिसऑर्डर. अच्छा, अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें DSM की, तो ये स्टार्ट होता है अर्ली एज डिसऑर्डर से. वो डिसऑर्डर्स जो छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो छोटे बच्चों में पोटेंशियली हो सकते हैं. उसके बाद इसमें चैप्टर्स आते हैं यंग एडल्टहुड के, जैसे कि मूड डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जो मोस्टली यंग एडल्टहुड में डेवलप होते हैं. और फिर जब ये एंड की तरफ आता है DSM, तो ये इसके एंड के जो चैप्टर्स हैं वो इन्वॉल्व करते हैं लेट एडल्टहुड के डिसऑर्डर्स को या लेट लाइफ के डिसऑर्डर्स को. याद रहे कि DSM में कल्चरल डिफरेंसेस को भी कंसिडर किया गया. DSM में इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि जो कल्चरल डिफरेंसेस, सोसाइटल डिफरेंसेस आते हैं, और क्योंकि देखें, जब आप मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो सम थिंग्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल इन सम रीजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड आर नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल इन अदर रीजन्स ऑफ वर्ल्ड. तो जब एक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया सेट किया जा रहा होता है या एक डिसऑर्डर को लेबलाइज किया जा रहा होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर इज़ हैपनिंग इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड. क्या उसका कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई क्लिनिकल हिस्ट्री है, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसकी सोसाइटी में क्या चीज़ कंसिडर की जा रही है नॉर्मल, क्या वो बिहेवियर सोसाइटी के लिहाज से नॉर्मल है कि नहीं है. देयर आर मैनी चेक पॉइंट्स. एक चीज़ टेक करते हैं, दूसरी चीज़ टेक करते हैं, तीसरी हो सकता है क्रॉस हो जाए, चौथी क्रॉस हो जाए, पांचवी क्रॉस हो जाए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो डिसऑर्डर है. अगर 2 सिम्टम्स एक इंसान में पाए जा रहे हैं तो दैट डजंट मीन दैट पर्सन इज अ डिसऑर्डर्ड पर्सन. नो, इट डजंट मीन दैट. और ये सारे डिफरेंसेस और ये सारी सेट क्राइटेरियाज और प्रोसीजर्स को DSM में डिस्क्राइब किया गया. बट अगेन मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू डू नॉट बिलोंग टू अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड देन यू वोंट अंडरस्टैंड इट. सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी समवन यू आर नॉट. आजकल प्रॉब्लम ये है कि आई एम सेइंग दिस ऑन माई चैनल, खुल्लम खुल्ला बात कर रही हूँ. प्रॉब्लम ये है कि हर पत्थर उठाओ तो नीचे से कोई ना कोई एक्सपर्ट निकल आता है. हर इंसान खुद को एक्सपर्ट कह रहा है. जिसने 2 किताबें 2 लाइनें पढ़ ली, किसी ट्रॉमा से गुजर गया और किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल के आ गया, तो उसको लगता है कि मैं भी साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ. ऐसा नहीं होता. जो क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं उन्होंने काफ़ी सारी डिग्रीज ली हैं, उन्होंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, समझा, परखा हुआ है, उसके बाद वो वहाँ बैठे हैं. सो प्लीज़ लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना बंद करें. अगर आपका एक प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है साइकोलॉजी से रिलेटेड, आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो डोंट क्लेम टू बी वन. आगे चलते हैं. सो एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ माई वीडियो दैट टुडेज वीडियो विल बी फर्स्ट अबाउट DSM, देन वी विल टॉक अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत कॉमन और बहुत ईजी चीज़ें हैं और एक साइकोलॉजी स्टूडेंट को इनको समझने के लिए एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज़ वॉच माई वीडियोज़ और वॉच अदर इंटरनेशनल वीडियोज़ दैट आर प्रेजेंट अबाउट इट, ताकि आप समझ सको. ये इतना मुश्किल नहीं है. लास्ट डे आई वॉज गोइंग थ्रू माई सोशल मीडिया अकाउंट एंड आई फाउंड कि वहाँ पे एक बंदी ने कोर्स ऑफर किया हुआ था जिसमें सिर्फ एक डिसऑर्डर को पढ़ाने के लिए शी वॉज ऑफरिंग 1000 रुपीज़ शी वॉज चार्जिंग. नो नीड ऑफ दैट. आपको जब फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो वहाँ से ले लो. 1000 रुपया सिर्फ एक डिसऑर्डर को समझने के लिए बेवकूफ़ी है, निरी बेवकूफ़ी है. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर, इट्स वेरी सिंपल डिसऑर्डर. जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, आई पर्सनली फील उनमें सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट बाइपोलर है. बाइपोल, बाय का मतलब होता है 2, पोल्स 2 किनारे समझ लें, 2 बुनियादें समझ लें, ठीक है. पोल्स, 1 पोल
सेकेंड पोल, बाइपोलर, टू पोल्स। अब ये दो पोल बेसिकली हैं क्या? मैनिक एंड डिप्रेसिव। दो एपिसोड्स होती हैं, दो मूड्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है। आपका मैनिक एपिसोड या फिर डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा होता है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज टू बी मेट टू फॉल अंडर दिस डिसऑर्डर। ये नहीं है कि आप एक इंसान को डिप्रेशन में देखो, रोता धोता देखो तो आप कहो कि हाँ जी इसको बाइपोलर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर आर मैनी क्राइटेरियाज टू बी checked, there are many things to be checked, there are many things to be known, and then you can classify that person as a disordered person, ठीक है। और डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? जब कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं होती है, जब आपका बिहेवियर ऑर्डर में नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम बाइपोलर की बात करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर 1 और बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत लोग इनको बहुत हवा बना लेते हैं कि जी ये बहुत डिफरेंट है। नहीं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में मैनिक एपिसोड होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में मैनिक एपिसोड नहीं होती। दिस इज द ओनली डिफरेंस। एपिसोड्स की बात करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एपिसोड्स, जब मैं कह रही हूँ मैनिक एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड, हाइपोमैनिक एपिसोड, तो ये क्या चीज़ें हैं। बेसिकली बाइपोलर में 3 एपिसोड्स को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले है मैनिक एपिसोड, फिर है हाइपोमैनिक एपिसोड, फिर है डिप्रेसिव एपिसोड। मैनिक एपिसोड क्या होती है? बाइपोलर डिसऑर्डर के से जूझते हुए जो लोग हैं, जो द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, उनका जो मूड है वो शिफ्ट करता है फ्रॉम सुपर एक्साइटेड टू सुपर नॉन इंटरेस्टेड, ठीक है। अब जिस टाइम पे वो मैनिक एपिसोड पे होते हैं, सो दिस इज द एपिसोड इन विच दे आर सुपर एलिवेटेड, सुपर एक्साइटेड, सुपर गोल ओरिएंटेड, ठीक है। वो हर चीज़, हर काम करना चाहते हैं उस टाइम पे, और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, और वो बहुत लाइवली लग रहे होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। जबकि डिप्रेसिव एपिसोड में जब वो शख्स जाता है, वही शख्स, तो वो सुपर सैड, सुपर नॉन इंटरेस्टेड हो जाता है। उसको थोड़ी थोड़ी देर तक टीयर आइज हो सकती हैं, और ये भी पॉसिबल है कि वो ना रोए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि थोड़ी थोड़ी देर तक वो इंसान रोएगा। फिर दूसरा जो सिम्टम, मेजर सिम्टम है कि वो हर चीज़ में इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनफैक्ट उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आप उस शख्स को अच्छे से जानते हो, यू नो देयर हिस्ट्री, तो फिर आप देख सकते हो कि दिस पर्सन इज़ बिहेविंग टोटली डिफरेंट। अगर वो एक ऐसा बंदा था जो कभी मूवीज़ को ना नहीं बोलता था, तो नाउ द पर्सन जैसे मुझे मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। दे विल लाई इन बेड फॉर डेज, कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा, उठने का दिल नहीं करेगा, किसी से मिलने का दिल नहीं करेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स फॉर डिप्रेसिव। सबसे पहले हम मैनिक एपिसोड के सिम्टम्स देखेंगे। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मैनिक एपिसोड, इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम और ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी क्या होती है? इफ यू डोंट नो इट, वॉच माई अदर वीडियो विच इज़ अबाउट डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो आई एम द बेस्ट, I mean, I can do anything. I'm so talented. I can do anything I want, and people should behave with me accordingly. I mean, if a person is talking to me, they should show respect. They must show me respect. और मुझसे ज़्यादा और कौन डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट को? मुझसे ज़्यादा और कौन डिज़र्व करता है? Decreased need for sleep. ऐसे लोग सोते बहुत कम, जस्ट सोएंगे 2-3 घंटों के लिए, एंड आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ स्लीप दे विल फील फ्रेश, जैसे पूरी रात सो लिया हो, जैसे पूरा दिन सो लिया हो। दे विल फील सो मच फ्रेश आफ्टर अ वेरी लिटिल स्लीप। तुम्हें पता है, मेरा कल से इतना दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन मैं बाहर जाने जा रही थी, लेकिन तो पता नहीं क्या हुआ, मैं बाहर गई भी थी। अच्छा पता है क्या, मेरा आजकल दिल कर रहा है कि ना मैं बहुत कुछ पकाऊँ, फिर मैं पकाने के लिए मैं रेसिपी ढूंढने लगती हूँ, फिर मेरे मूड डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा तुम्हें पता है मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बनाई, और तुम्हें पता है इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने इंजॉय की है ना लास्ट टाइम में। और तुम्हें पता है, हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ मुझे तुम्हें पता है मैं आजकल ऐसे फील करी, मैं आजकल वैसे फील करी हूँ। सो दे आर वेरी टॉकेटिव, जो आम तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं,
याद रहे कि these symptoms have to be distinct from their normal behavior. वो एक्सेसिव होते हैं नॉर्मल बिहेवियर से, और जो शख्स ऐसे लोगों को जानता है वो ये अंदाज़ा लगा सकता है ईजिली कि देयर बिहेवियर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर दैट दे डिस्प्ले. पहला सिम्टम हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम. सेकेंड वॉज लॉस ऑफ स्लीप, या दे sleep for very little hours and feel fresh after that. Now the third one was talkative. They become very talkative. So fourth symptom is distractibility. They get distracted very easily. वो आपसे कोई बात कर रहे होंगे और ज़रा सी कहीं से कोई आहट आई and they would be distracted. वो एक किसी टॉपिक पे काम कर रहे होंगे and they'll see something else and they'll be distracted. So distractibility rises in such people at the time of manic episode. उसके बाद हम अगले सिम्टम की बात करें तो द नेक्स्ट सिम्टम इज़ रेसिंग थॉट्स. उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो रेस कर रहा होता है, एक सोच से दूसरी सोच के दरमियान में जगल कर रहा होता है, जगलिंग बिटवीन थॉट्स, रेसिंग बिटवीन थॉट्स. सो दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट थिंग्स वन फ्रॉम टू द अदर टू द अदर टू द अदर टू द अदर. तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो रेसिंग होता है. जो दूसरा क्राइटेरिया है इट इज़ दैट कोई ड्रग का असर नहीं होना चाहिए. द पर्सन मस्ट नॉट बी अब्यूजिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग और मस्ट नॉट बी ऑन अल्कोहल और द अदर अब्यूजिव सब्सटेंसेस, मस्ट नॉट बी यूजिंग दैट. तभी हम कह सकते हैं कि द पर्सन इज हैविंग मैनिक एपिसोड. बाइपोलर डिसऑर्डर 1 को क्लासिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ टाइम में एक दफ़ा मैनिक एपिसोड ज़रूर आए. सो बाइपोलर डिसऑर्डर 1 कंटेन्स दिस मैनिक एपिसोड. अब अगर हम बात करें हाइपोमैनिक एपिसोड की, तो हाइपोमैनिक एपिसोड के सिम्टम्स मैनिक एपिसोड से डिफरेंट नहीं हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट हाइपोमैनिक एपिसोड इज़ नॉट दैट मच एलिवेटेड. बहुत ज़्यादा हाइपर एलिवेटेड नहीं होती है जितनी हाइपर एलिवेटेड मैनिक एपिसोड होती है. यानी कि आपके सिम्टम्स तो वही होंगे बट दे वोंट बी दैट मच स्वेयर. हाँ, लेकिन ऑब्वियस ज़रूर होंगे. दे विल बी डिस्टिंग्विशेबल but will not be that much severe, although symptoms are same. So manic episode is on the basis of severity, on the basis of intensity, and hypomanic episode is less severe and less intense but is obvious and distinguishable. So I hope these two episodes are understood by you people. अब आप लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर 1 के मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैनिक एपिसोड एंड हाइपोमैनिक एपिसोड के सिम्टम्स सेम हैं, क्राइटेरिया सेम है. सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि मैनिक एपिसोड इज स्वेयर, हाइपोमैनिक एपिसोड इज नॉट दैट मच स्वेयर एंड स्टिल इज डिस्टिंग्विशेबल. इतना होता है कि आप फील कर सकते हो द पर्सन इज बिहेविंग डिफरेंटली बट इज नॉट एज मच एलिवेटेड एज मैनिक एपिसोड इज. ओके, नाउ जंपिंग टूवर्ड्स डिप्रेसिव एपिसोड. अच्छा, डिप्रेशन की जब बात करें ना तो एक बहुत बड़ा एक अलमिया जुड़ गया हुआ है डिप्रेशन के साथ. कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ ये है कि जी बंदा रोता रहे तो वो डिप्रेशन है. ओनली क्राइंग इज नॉट डिप्रेशन. डिप्रेशन इज कैटेगराइज्ड और कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट सिम्टम्स. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो रोना धोना नहीं है. नो 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 नो, इट इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट. चीज़ों में इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना. जिनमें पहले बहुत इंटरेस्ट था उनमें अब इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना. हाँ, बीइंग टीयरफुल इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स. बीइंग सैड, बीइंग टीयरफुल इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स बट इज़ नॉट द ओनली सिम्टम, इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू बी मेट टू बी नोन एज डिप्रेसिव. ये बात आई होप कि अंडरस्टूड होगी. अब हम बात करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड की. तो डिप्रेसिव एपिसोड जो होता है ये दोनों टाइप्स के डिसऑर्डर्स में हो पाया जाता है, बाइपोलर 1 में भी, बाइपोलर 2 में भी. अब इनमें जो बाइपोलर 2 है उसमें डिप्रेसिव एपिसोड का जो लिमिट वो होता है, टेन्योर होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि बाइपोलर एपिसोड में मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव तीनों एपिसोड आ सकते हैं, जबकि बाइपोलर 2 में सिर्फ हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव होती है. आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड.
सबसे पहली सिम्टम की अगर हम बात करें तो वो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, दैट द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट द पीपल फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग बिफोर। जिन चीज़ों में को करने में पहले वो शख्स हमेशा विलिंग होता था, अब वो विलिंग नहीं होगा। ही वुड से आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो फर्स्ट सिम्टम इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। Second symptom is either being sad or tearful or irritated। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि इंसान सैड होगा तभी वो क्लासिफाई होगा, वो टीयरफुल भी हो सकता है, सैडनेस के साथ ही लिंक किया जाता है वैसे बीइंग टीयरफुल को। बट टीयरफुल का मतलब है कि हर बात पे रोना आना, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोने वाली बात हो, बस आंख से आंसू रेडी होना बहने के लिए। और इरिटेटेबल मूड होना, यानी जल्दी इरिटेट हो जाना चीज़ों से, जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना फ्रॉम थिंग्स। सो दिस वाज द सेकंड सिम्टम। थर्ड सिम्टम इज हाइपोसोम्निया और इंसोम्निया। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, आइदर इट कैन बी इंसोम्निया और इट कैन बी हाइपोसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब है दैट लॉस ऑफ स्लीप, सो ना पाना। इंसोम्निया मीन्स सो ना पाना, हाइपोसोम्निया मीन्स ज़्यादा सोना। अक्सर लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं और अक्सर लोग डिप्रेशन में नहीं सो पाते। इसी तरह की नेक्स्ट सिम्टम है, दैट इज वेट गेन और वेट लॉस। आइदर यू गेन अ लॉट ऑफ वेट or you lose a lot of weight, significant amount of weight in a very short period of time। बहुत थोड़े टाइम में या बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेना या बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लेना। सो दीज बोथ सिम्टम्स कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इंसोम्निया एंड हाइपोसोम्निया, ये भी दो डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो इकट्ठे से एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आइदर द पर्सन इज लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट और द पर्सन इज गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। सो देन अगेन डायग्नोसिस के लिए यू नीड टू नो द हिस्ट्री। ये 6 सिम्टम्स के बाद द 7th सिम्टम ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड इज वर्थलेसनेस एंड गिल्ट। वर्थलेसनेस बहुत फील हो रही होती है इंसान को, उसको ऐसा लग रहा होता है कि ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ लव, एंड समटाइम्स दे आर फीलिंग गिल्टी आउट ऑफ नोवेयर। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि बस हर चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है, वो उनकी वजह से हो रही है। सो आइदर दे आर फीलिंग वर्थलेसनेस और दे आर फीलिंग गिल्टी ऑल द टाइम। दिस इज द 7th symptom of depressive episode. When we talk about the 8th symptom of depressive episode, it is that they cannot decide, they cannot think properly। उनका जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत डिप्राइव हो चुकी होती है, उनकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी जो होती है वो भी बहुत कम हो चुकी होती है। सो दिस इज द 8th symptom ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड। याद रहे कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं उनमें से कुछ आपको फील होगा कि आप में पाए जाते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिप्रेसिव एपिसोड। 1-2 सिम्टम्स का होना हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। उसके पीछे फटीग हो सकती है, उसके पीछे स्ट्रेस हो सकता है, उसके पीछे कोई रीसेंट ट्रॉमा हो सकता है। सो इफ़ यू आर फीलिंग एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड डू नॉट बी योर ओन साइकोलॉजिस्ट प्लीज़। सो द नेक्स्ट सिम्टम इज रिकरेंट डेथ थॉट्स। बार बार मौत के बारे में सोचना, मौत के बारे में बात करना और suicidal thoughts आना। This is another symptom of depressive episode. Then again, I repeat this, do not be a master of your own disease or disorder. Go to a psychologist if you are suffering from any of these symptoms. Go to a psychologist, talk to them. They will be able to know whether you are suffering from a disorder or not. There are many checkpoints that needs to be ticked before कैटेगराइजिंग समवन इनटू अ डिसऑर्डर। और फिर डिसऑर्डर की 3 टाइप्स होती हैं, देयर इज माइल्ड, देयर इज मॉडरेट, देयर इज सिवियर। सो देयर आर सो मच things that are linked to diagnosis that nobody can do it unless or until they are well educated, they are well informed, they are well taught on the subject.
अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम आप में मौजूद है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। खुद से ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कि आपको कोई डिसऑर्डर है, बिकॉज दीज सिम्टम्स आर सो कॉमन। और फिर जब हम कहते हैं कि डिसऑर्डर है तो उसको डिसऑर्डर के अंदर कैटेगरी के अंदर डालने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा होता है, सिम्टम्स बहुत सारे। अब ये देखिए 9 सिम्टम्स मैंने आपको बताया डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, डिप्रेसिव एपिसोड के, सॉरी। अब इन 9 सिम्टम्स में से एटलीस्ट 5 से 6 सिम्टम्स आपके अंदर होने चाहिए। और ये एपिसोड होता है, पूरा एपिसोड का मतलब है कि पूरा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ये टेन्योर होता है, जिसमें ये अकर हो रहा होता है, ठीक है, जो ये लगातार एक बंदा इससे सफ़र कर रहा होता है। सो ये सब चीज़ें जो चेकलिस्ट हैं ये हर बंदा नहीं जानता, और सिर्फ DSM पढ़ने से भी ये नहीं आएंगी। क्लिनिकल बैकग्राउंड होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस कैन ओनली बी द क्राइटेरिया टू टेल यू। किसी इंसान के पास ये दोनों चीज़ें, नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको बता सकता है कि आपके अंदर कोई डिसऑर्डर है या नहीं। सो प्लीज़ हर वो इंसान जो क्लेम कर दे कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास मत जाइए, और अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लाइए कि आप अपने आप से फुली अवेयर हो, फुली अपने आप को जानते हो। सेल्फ नॉलेज आपके अंदर एम्पल होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। सो थैंक यू सो मच। ज़रूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपने मुझसे कुछ भी सीखा है, और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर नहीं हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो मेरे अंदर का प्लेयर प्रिंसिपल जो है वो बहुत जोश मारता है, एंड आई फील दैट आई एम बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर ऑल द वर्क एंड एफर्ट दैट आई एम पुटिंग इन टू गिव यू पीपल ऑल इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ्री होगा, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दीज आर ऑल फॉर फ्री। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, फ्री। अब वीडियो देख रहे हैं, फ्री। मैं अलबत्ता ऑन दी अदर हैंड आई एम यूजिंग माई इंटरनेट, आई एम यूजिंग माई इलेक्ट्रिसिटी, आई एम यूजिंग माई एनर्जी, आई एम यूजिंग माई नॉलेज टू गिव यू ऑल this free service. So please do subscribe to show your support, and do comment to show your support, so that I can feel acknowledged and feel motivated and inspired to make new videos and more videos. In my next videos we will talk about the other disorders, inshallah soon. Hope that you stay better, you stay healthy, you stay positive, motivated till then. Thank you so much for stopping by. Bye bye.